जल्दी से बोलेगी एक बार गुड आफ्टरनून। प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर। ब्रश किए हो क्या नहीं किए हो? यू ब्रश द टीथ, गुड। क्या हो गया? पूछा क्या? अरे वाह, फिर समझ में आया। क्या बोला हर्षा ने? मैं स्माइल करूं? ओके, फिर आप बताओ। ये हर्षा ने बोला। फिर बताओ क्या है मटेरियलिटी? क्या? दांत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तुम बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिकॉज इट इज अ, तो कल मैंने यही बोला था आपको। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। ठीक है, कौन सी पार्टी? ये जैकेट पहनने से ऐसी क्या बात हो जाती है कि यू विल नॉट बिलीव दिस इज वेरी ओल्ड जैकेट। मैंने ऐसे ही, मैं बोला पहन के आ जाते ऐसे कैजुअली। मैं बोला पुराना हो रहा है, पहना नहीं, तो बोला पहन के आ जाते लोग। भाई बहुत भारी है। अच्छा है, क्या लग रहा हूं? अबे आदमी कूल रहता है, दिखने से कूल नहीं होता। अबे क्या है पासवर्ड इसका एड़े? फिर ठीक है, चलो अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए थे क्या? ठीक है, आज ये टॉपिक्स हमारा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। यार वो ड्यूअल, उस पे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है। असेट को कौन सा बैलेंस? लाइबिलिटी को, इनकम को, एक्सपेंस को, कैपिटल को। असेट बढ़ी, कम हुई, कैपिटल बढ़ा, कम हुआ, इनकम बढ़ा, कम हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, कम हुआ, कैपिटल बढ़ा, कम हुआ। सभी को क्लियर है ना अभी? गड्स। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं। अगर असेट बढ़ी तो लाइबिलिटी क्या होगी? असेट इंक्रीज्ड, लाइबिलिटी इंक्रीज्ड, असेट डिक्रीज्ड, लाइबिलिटी डिक्रीज्ड, और कैपिटल डिक्रीज्ड। यस और नो? और अगर एक असेट बढ़ी तो दूसरी असेट कम होगी। लाइबिलिटी बढ़ा तो कैपिटल कम होगा, या कैपिटल कम हुआ तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, या लाइबिलिटी कम हुई तो कैपिटल बढ़ेगा। ऐसा ऐसा चलता है। से यस? यस। ऑलराइट, ओके। नाउ विच ऑल कॉन्सेप्ट्स आर रिमेनिंग बाबू? कुछ और कॉन्सेप्ट रह गए थे कल 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 कल। ऑलराइट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। पहले रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कर ले। सो राइट डाउन द हेडिंग। Now I'll tell you what is a realization. To realize means what? So let me talk about share market. How many of you own shares? Anyone has got demat account? You own shares? Good. So how do you recognize the profit or how the taxation of shares happen? Do you know that? You don't know that? पता नहीं? पूछ रहा हूं, पता है कि नहीं है? डर मत रे, पता है कि नहीं पता है? टैक्सेशन ऑफ शेयर्स नहीं पता? हाँ, इधर कोई बच्चा टैक्सेशन ऑफ शेयर्स पता है? तब सेल करेंगे तब। इस बच्चे ने बराबर बताया, सेल करेंगे। और कोई? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है तुम दोनों के साथ में, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता देना, कि कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट था पर तुमको उतना प्रॉफिट हुआ नहीं, उससे कम हुआ ऐसा? क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि प्रॉफिट होने वाला था मान लो 1 लाख रुपए का, बट 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ, बाद में 20 या 30 हजार का ही प्रॉफिट हुआ? हाँ, नहीं 1-2 मिनट। हाँ, एग्जिट नहीं किया था, इस बच्चे ने बराबर बोला। मतलब मेरे पास में भी ऐसे शेयर्स थे कुछ, राइट? और उन शेयर्स को मैंने बेचा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि भाव और बढ़ेगा, और मैंने बेचा नहीं। और फिर क्या हो गया कि भाव धपाक से कम हो गया। अभी रिसेंटली अडानी के केस में हुआ, राइट?
सो जब अदानी के शेयर्स थे और वो बहुत ऊपर गए, बहुत बहुत ऊपर गए, तब बेचा नहीं, बोले और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। वो फिर धड़ाम 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 जब गिरे तो ऐसा लगा कि अभी टेम्परेरी गिरा है, वापस रिकवर हो जाएगा। फिर थोड़ा रिकवर होता, फिर वापस धम 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 गिरा, खत्म। तो जो प्रॉफिट होने वाला था 10 लाख रुपए, वो प्रॉफिट 10 लाख नहीं हुआ, 1 लाख भी नहीं हुआ, 1 लाख भी प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने जब प्राइस ऊपर थी तब नहीं बेचा, पर जब प्राइस नीचे आई 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 फिर थकार के बेच दिया। समझे? सो क्वेश्चन ये आता है कि जब मेरे पास वो स्टॉक था तो वो स्टॉक की प्राइसेस ऐसे 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 जा रही थी, ठीक है, एंड देन इट केम लाइक दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं ओन कर रहा था, इधर 31 मार्च है, आई वॉज ओनिंग हियर, इट वॉज कोटेड एट 2500 एंड नाउ इट वॉज समवेयर अराउंड 700 रुपीज। मैं एग्जिट हुआ अराउंड 700 रुपीज के आसपास। सो राजा बेटा जी, उसकी मेरी बाइंग प्राइस थी 600 रुपीज। सो 31 मार्च को मेरा प्रॉफिट कितना है? अगर आप बोलोगे तो 2500 माइनस 600, कैन आई नॉट से 1900 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है राजा बेटा जी। और दूसरा मैंने 700 में सेल किया, मेरा प्रॉफिट 600 का, 600 मेरी कॉस्ट है, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। एग्रीड? माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि मेरा प्रॉफिट कितना है, 1900 है या 100 है? वाई नॉट 1900? क्योंकि मेरे पास तो शेयर का प्राइस उतना ऊपर गया था, तो फिर प्रॉफिट 1900 क्यों नहीं है? तो मैं पॉइंट समझा? प्रॉफिट दिखने से प्रॉफिट नहीं होता, इट इज नॉट रियलाइज्ड प्रॉफिट। इज इट अ रियलाइज्ड प्रॉफिट? नो। सो राजा बेटा जी, इन अकाउंट्स यू हैव टू शो द प्रॉफिट्स एंड द इनकम्स व्हेन दे आर रियलाइज्ड। गारंटीड है कि रियलाइज होगा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट? यू विल गेट दैट जस्ट फॉर द सेक कि मार्केट प्राइसेस ऊपर जा रही है, उससे वो मेरा प्रॉफिट रियलाइज थोड़ी ना होगा। तो जैसे हम डेप्रिसिएशन टॉपिक में पढ़ेंगे कि असेट का दाम बढ़ गया, असेट की वैल्यू बढ़ गई, तो हम एंट्री करते हैं असेट टू रिवैल्यूएशन। तो तुम पूछोगे वाई रिवैल्यूएशन? कॉमन सेंस है, क्योंकि प्रॉफिट रियलाइज नहीं है, इसलिए हम उसको प्रॉफिट वर्ड नहीं बोलते, इसलिए हम उसको पी एंड एल अकाउंट नहीं बोलते। इट इज अ रिवैल्यूएशन गेन। What is the word? Revaluation gain. It is not a realized gain. Realized gains means what I have received. Contractually मुझे मिलेगा। पैसा इनफ्लो आउटफ्लो की बात नहीं चल रही है, पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो की बात नहीं चल रही है। एक सेकंड, घर से फोन है। हाँ, हेलो। मुझे जाना पड़ेगा अभी बीच में, व्हाट कॉल, बट मैं इतना कंप्लीट करके जाता हूँ। अरे मुझे नहीं पता, लैप टू गो कुठे होतो मैं। सो असेट का उसको रिवैल्यूएशन गेन बोलते हैं, वी डोंट कॉल इट एज रियलाइज्ड गेन। डू आई कॉल इट एज अ रियलाइज्ड गेन? नो, इट इज नॉट अ रियलाइज्ड गेन। रियलाइज्ड गेन क्यों नहीं? क्योंकि मुझे वो पैसा मिला नहीं। अच्छा, तुम बोलोगे सर उधार की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं, देखो समझो, अगर मैं इस गुड़िया के साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में चला जाऊं और इसको बोलूं मैं कि यू आर गोइंग टू बाई इट एट 1900, शी सेज यस, कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। अब पैसा तो इधर भी नहीं मिला, but it is a contractual relation. She will give me the money, or I can sue her in the court of law and she'll have to pay me the money. Yes or no? So it's not about inflow and outflow of the cash. Realization is what? Do you have a contractual what I can say, do you have a contractual right wherein you can say that the gain is realized? Do you realize what I'm saying? So realization का मतलब ये है कि राजा बेटा जी, आप इनकम को रिकॉग्नाइज करने के पहले ही अपने आप से पूछोगे कि क्या गेन रियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। इज दैट ओके? शैल आई एक्सप्लेन यू दिस? कोई क्वेरी बेटा? बोलना आता है मेरे को? हाँ, दूसरी बात कर रहे थे कमीने आदमी। ये दिख रहा है क्या? जंगल में मंगल। सो क्या 2005 में उधर एक दिख रहा है क्या, 5 लाख रुपए का एक घर बना दिया, दिख रहा है क्या जंगल में? जानबूझ के इसलिए बताया। फिर थोड़े थोड़े बाद में वो बहुत बुम 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 हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और 2005 से लेकर 2019 तक चेहरा मोहरा बदल गया, स्ट्रीट लाइट्स भी आ गई,
और काम चल रहा है, और जहां पे तुम्हारा घर है वहां पर और भी बाकी की चीजें आ गई। अब मुझे बताओ आपके घर की वैल्यू बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? वाह, सबको पता है। तो क्या वो रियलाइज्ड गेन है कि अनरियलाइज्ड गेन है? सो रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? सो प्राइजेस ऊपर नीचे जाने से हम अगर उनको रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, सो देन वी विल बी शोइंग अ स्क्यूड पिक्चर टू आवर यूजर्स। यस और नो? सो तुमने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा कि उनके पास बहुत जमीन जायदाद सब कुछ है और वो करोड़ों रुपए की वैल्यू हो गई आज उसकी, बट रादर स्टिल दे लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। बहुत साधारण व्यक्ति है और उनके पास जेन्युइनली पैसे भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो गेन अभी तक रियलाइज नहीं किया। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, आदमी सादा ही रहता है, सिंपल ही रहता है। एग्रीड? व्हाई? बिकॉज द गेन इज नॉट रियलाइज। और बुक्स में जिस चीज का वैल्यू बढ़ गया है उससे क्या फायदा है? आपके पास कोई रियलाइज हुआ है क्या चीज? वो मिला है क्या? नहीं। सो यू कैन नॉट शो दैट इनकम, राइट? सो ये देखो, अब ये 2019 में 15 लाख का हो गया है, दिख रहा है क्या? पूरा बदल गया चेहरा मोरा। और काटो पेड़ कमीनो, फिर ऐसा हो जाता है। फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख। सो ये 5 लाख और 15 लाख, बैलेंस शीट 1920 की है। लेट मी आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास, ये वैल्यू कितने पर दिखेगा? 5 लाख और 15 लाख? आवाज नहीं, ये सुनना बे, ये पीपीटी ऐसा छोटा क्यों दिख रहा है मेरा? अरे ये दिख नहीं रहा, स्क्रीन कट हो रहा है। ये मैं वापस से बताता हूँ, रे बेचारे मेरे बच्चे देख नहीं पाए ऑनलाइन वाले। ये इधर वाला भी मुझे पता नहीं, मैंने जो बताई थी चीजें शायद स्क्रीन कट हो रही थी, मेरा ध्यान नहीं था। कहां कट हो रहा है? ये और वो सॉर्ट आउट करो यार अभी। ये भाई सुनना, मेरे को अभी घर से फोन है, आई हैव टू लिव। मैं इतना कॉन्सेप्ट खत्म करके जाता हूँ। सो ये समझ में आएगी बात दिन में? कहां पे था मैं? कि भाई शेयर के प्राइसेस में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ बेटा जी? 1900, राइट? तो मैंने बोला 1900 प्रॉफिट मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि इट इज नॉट रियलाइज्ड। मेरा प्रॉफिट कितना है? 100। फिर मैं आगे गया, ये जंगल है, जंगल में मंगल है, और आपने जाके उधर 5 लाख रुपए में एक घर बना दिया था जंगल में, से यस। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, राइट? सब पंछी उड़ गए कमीनों। फिर उसके बाद में यहां पर आप देख पा रहे हो, आपके घर की कीमत 15 लाख हो गई और सब चीजें बदलाव हो गया। सो क्वेश्चन ये आता है कि मेरे बैलेंस शीट में 1920 के कितने रुपए में वो घर दिखेगा? 5 लाख और 15 लाख? क्योंकि वो गेन रियलाइज्ड नहीं है। दिख रहा है? It closely follows the cost concept. Any change in the value of asset is to be recorded only when the business realizes it. Realizes does not mean inflow or outflow of cash. No. It talks about, do you have a contractual relation wherein you can say that the asset is worth now 15 lakh? If you don't have a contractual relationship, then you cannot say that my asset is worth 15 lakh. It will be only how much? 5 lakh. So इधर और एक word लिखा है कि it closely follows cost concept. Now what is the cost concept? So there is a concept called as historical cost concept. What is the concept called as? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इज दैट ओके? सो उस कॉस्ट कॉन्सेप्ट को भी बताता हूं तो आपको समझेगा। रियलाइजेशन और कॉस्ट कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते रहते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट साथ साथ चलता है? रियलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते हैं। रियलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इज दैट ओके? डिस्क्लोजर का बाद में दिखाता है ये पूरा समझ में? अच्छा ये लिख क्यों नहीं रहे बेटा? इसकी जरूरत नहीं है अभी। हाँ, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आर वी रेडी? ये ईयर 1980 में 10,000 का, 1990 में 20,000 का, 35,000 और 50,000 और फिर 90,000। ये प्राइजेस चेंज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम इसको किस पर रिकॉर्ड करोगे? 10,000। सो दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज अ वेरी वीक कॉन्सेप्ट। वीक कॉन्सेप्ट मतलब इट डज नॉट पोर्ट्रे द करेक्ट पिक्चर। तुम क्या बोलोगे? जो आज उसकी वैल्यू है वो बताओ ना, राइट? गुड़िया कौन गोल्ड पेन के आई इधर? ये गुड़िया गोल्ड पेन के आई है, वो भी गोल्ड पेन के आई है। तेरा चश्मा गोल्ड का है क्या? अच्छा चेन है, मैं बोला चश्मा गोल्ड का है क्या? सो ये गुड़िया तेरा गोल्ड है ना ये? गुड। मुझे एक बात बताओ, कितने में खरीदा था? कुछ आइडिया? नहीं मालूम किसी को इधर? हाँ, कितने में खरीदा था? 3,000 रुपए में खरीदा था। आज कितने में है? मैं अभी 6,000।
25,000 में खरीदा होगा, 57,000 60,000 की रेट है, सो नाउ इट इज वर्थ मे बी 6,000 रुपीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट क्वेश्चन ये आता है कि हम गोल्ड को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड इट एट मार्केट वैल्यू और एट अ कॉस्ट? सो द वर्ड इज कॉस्ट। आई विल गिव यू द रीजन व्हाई। तुम्हें पता है जब 2001 था, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, 3 साल बाद तुम्हारे बाद नहीं, तुम्हारे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम की बिल्डिंग थी यूएस में, आपने सुना है बात? और ओसामा बिन लादेन की जो अलकायदा ये था उनका आतंकवादी संस्थान, उन्होंने क्या कर दिया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया था। दे ऑल्सो हैड अटैक ऑन पेंटागन ऑफ यूएस एंड ऑल, और उसके बाद में बहुत लंबा मसला चला, लफड़ा हुआ, और फिर अफगानिस्तान पर उन्होंने अटैक किया, और फिर अफगानिस्तान की जो हालत अभी आप सुन रहे हो वो इट इज एन आउटकम ऑफ दैट, वो रीजन था, मेजर रीजन। हैव यू अंडरस्टूड? सो अफगानिस्तान उस पूरे एरिया में मतलब पूरा का पूरा तबाह हो गया, मतलब मजाक नहीं बोल रहा हूँ, पूरी की पूरी बैंड बच गई अफगानिस्तान की। बट एनी विच वेज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू, तुम्हें पता है उस समय और एक चीज क्या हुई थी? उसके बाद में ऐसा हुआ था कि 5 एरोप्लेन क्रैश किए गए थे, 4 थे या 5 थे, 4 शायद क्रैश किए गए थे, 2 ट्विन टावर्स में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, एक पेंटागन में और एक कहीं पे। सो देयर वर 4 एज पर हिज नॉलेज, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो ये क्रैश कर दिए गए। नाउ लेट मी टेल यू नेक्स्ट, उसके बाद में क्या हुआ मैं बता रहा हूं। यूएस वॉज डीपली शॉक्ड, पीपल वर डैम स्कैर्ड। इंडिया जैसे लोग नहीं है हर जगह, पीपल इन आउटसाइड कंट्रीज दे आर डैम स्कैर्ड, दे आर डैम सेंसिटिव, दे आर डैम व्हाट आई कैन से, मतलब अलग अलग कल्चर के हिसाब से वो बहुत डर गए थे। तो पता लोगों ने एरोप्लेन में बैठना बंद कर दिया था। जो एरोप्लेन कंपनीज थे दे वर गोइंग इनटू द लॉसेस, और उस समय देयर वाज अ स्लम विच केम अप ऑल ऑफ सडन, एकदम धड़ाम से रिसेशन लॉन्च हो गया, रिसेशन आ गया। उसकी वजह से क्या कि प्राइसेस कम होने लगी। फिर ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारी क्राइसिस हुई भारत में, अलग अलग समय पर अलग अलग क्राइसिस हुई, यूएस में भी अलग अलग समय पर क्राइसिस हुई। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि प्राइसेस कीप्स मूविंग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बच जाएगी यार अगर हम उनको क्या करेंगे, जो आज की मार्केट वैल्यू वो दिखाते रहेंगे। मार्केट वैल्यू क्यों दिखाना जब हम उसको बेचने के लिए नहीं खरीद रख रहे, हम उसको खरीद के रख रहे क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ यूज। अब आप मुझे बताओ, आपके घर का सेल वैल्यू निकाल कर भी क्या फायदा है? घर को बेचोगे थोड़ी ना आप। और सपोज मान लो बेच दिया तो क्या करोगे? दूसरा घर खरीदोगे। अब दूसरे घर की भी तो प्राइसेस बढ़ गई ना, तो दूसरा घर भी खरीदोगे तो उतनी वैल्यू पर है, हाँ या नहीं? सो बेटा जी उसको मार्केट वैल्यू पर दिखाने में कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो हमारे यूज के लिए। सो राजा बेटा जी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये समझाना बहुत जरूरी था। लोग बहुत कंफ्यूज थे कि भाई साहब हमारी मेजरमेंट पॉलिसीज में ऐसा है कि हमने जितने में उस चीज को खरीदा है उतने में दिखाओ। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्या जितने में खरीदा है उतने में दिखाओ। बट तुम मुझे फिर क्वेश्चन पूछोगे कि सर बट अगर मार्केट प्राइस है तो वो दिखाओ ना, उससे समझ में तो आएगा हमारा नेटवर्थ कितना है। प्रॉब्लम है ना सर, प्राइसेस मूव्स ऊपर नीचे। अब मैं तुम्हें और एक बात बताऊं क्या, रियल लाइफ में मैंने आज तक मेरे जीवन में किसी को भी मार्केट प्राइस पर चीजों को दिखाते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का वैल्यूएशन करने के लिए पैसा लगता है। लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड इट। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ये दोनों सगे भाई है। क्या ये दोनों सेपरेट हुए थे? आपको पता है बात? जब ये दोनों सेपरेट हुए तुम्हें आइडिया भी है कि कैसे सेपरेट किए गए? किसने सेपरेट किया गया तो पता है तुम्हें? जिस आदमी ने इनको सेपरेट किया उसको करोड़ों रुपए मिले। तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके जो अलग अलग बिजनेसेस है उन बिजनेसेस का वैल्यूएशन कर दोनों में बंटवारा किया, और वो वैल्यूएशन उनको पटनी चाहिए। अब वो वैल्यूएशन करना है तो कोई फोकट में वैल्यूएशन नहीं करता है। वैल्यूएशन करने के लिए दे आस्क फॉर व्हाट? मनी। किसी के घर में किसी ने गोल्ड लोन लिया है या गोल्ड लोन के बारे में अवेयरनेस है? अगर तुम्हें गोल्ड लोन लेना है पता है तुम कैसे ले सकते हो? यू हैव टू गो टू द बैंक। बैंक डायरेक्टली लोन नहीं देती, उसकी प्यूरिटी चेक होती है, और वो एक जो सोनार होता है, जो गवर्नमेंट अथॉराइज्ड वैल्यूअर होता है, वो उसका वैल्यूएशन निकाल के देता है, ये वैल्यूएशन है, उसके बेसिस पर आपको बैंक लोन देती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा जी वैल्यूएशन फोकट में होता है क्या? नहीं, इट रिक्वायर्स मनी। सो यू अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लिकेटेड वी वुड हैव मेड द सिस्टम। हर चीज का मार्केट वैल्यूएशन। इसीलिए अकाउंट्स ने ये बोला, ये रूल बनाया कि वी विल फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट। बट ऐसा जरूरी है कि हर बार हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे इंड एस और एएस तो आपको पता चलेगा कि कुछ असेट के लिए उन्होंने मार्केट वैल्यू लेने के लिए कहा। कुछ असेट के लिए क्या लेने के लिए कहा? मार्केट वैल्यू। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? ऑलराइट। सो ऑल ट्रांजैक्शन असेट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। दिस इज व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन के साथ साथ चलता है कि नहीं चलता है? क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अनलेस एंड अंटिल द गेन इज रियलाइज्ड डोंट शो इट। सो देन शो इट एट व्हाट कॉस्ट?
तो फिर कॉस्ट क्या है? तो उन्होंने बताया हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नथिंग बट द ओरिजिनल परचेस प्राइस ऑफ एन एसेट. से यस. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ऑनलाइन लाइव कोई क्वेरी? Fixed asset are recorded at cost price at the time of their acquisition and thereafter systematically reduced by a process called as depreciation. I'll explain you this once I go into the depreciation topic, so don't worry about that. और जिन बच्चों का थोड़ा बहुत हुआ है उनको आइडिया होगी. जैसे मैं अभी इनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पूछूंगा, जो बच्चे पुराने वो टेंशन न लो, नए वो टेंशन न लो, जो पुराने उनको पूछ रहा हूँ. परचेस प्राइस एड लेस, ट्रेड डिस्काउंट लेस, पक्का, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लोडिंग, कैरेज इनवर्ड, अच्छा ध्यान से बताना, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, इनकम फ्रॉम ट्रायल रन, याद आ रहा है क्या? उधर और एक आइटम हुआ करता था, अगर आपको याद होगा तो वो क्या नाम था उसका, क्या, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऐड. तो बेटा जी उससे हम क्या निकाल रहे हैं? उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट निकाल. तो किस चीज की हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे निकलती है ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको समझ में आया हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या, मतलब उसका एक्विजिशन प्राइस. बट आपके अकाउंट्स टॉपिक में, अकाउंट सब्जेक्ट में और एक टॉपिक है जिसका नाम है मेजरमेंट बेसिस. क्या नाम है? मेजरमेंट बेसिस. जब मैं उस टॉपिक में जाऊंगा तो मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट इज वन कॉन्सेप्ट, देयर आर 4 मेजरमेंट बेसिस वी आर गोइंग टू यूज. सो वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, द अदर वन इज रियलाइजेबल वैल्यू, द थर्ड वन इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, द फोर्थ वन इज प्रेजेंट वैल्यू. इन चारों कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और ये चारों कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह पे यूज किए जा सकते हैं. से यस. शैल वी गो अहेड? फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में प्राइसेस ऊपर जाती रहती है. से यस और नो? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंट्स में लूज कंपेरेबिलिटी. क्यों? किसी ने 2005 में घर बनाया था तो 5 लाख में, और उसके बाजू वाला घर उन्होंने 2015 या 19 में बनाया, दैट इज 15 लाख. तुम क्या बोलोगे? कौन रिच है? जिसके पास 15 लाख का घर है वो रिच है. कॉमन सेंस से बोलोगे ना, बैलेंस शीट देखकर. एक के बैलेंस शीट में 5 लाख और दूसरे के बैलेंस शीट में 15 लाख. तुम्हारे हिसाब से तुम क्या बोलोगे? कौन रिच है? 15 लाख. बट इट इज नॉट द केस, बोथ आर सेम. तो इट लूजेस कंपेरेबिलिटी. बट उसके बावजूद भी इसको रखा गया. द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि बेटा जी जिस चीज को हम यूज करने वाले हैं वैल्यूएशन का बहुत एक्सपेंसेस लगता है. यू हैव टू गेट द थिंग्स वैल्यूड. Many assets do not have acquisition cost. Human asset of an enterprise is, for an example, the cost concept fails to recognize such asset. मतलब हम human resources को recognize नहीं कर सकते क्योंकि उसका cost निकाल ही नहीं सकते हम. Say yes or no? Okay. So राजा बेटा जी अब मेरे हिसाब से एक और कॉन्सेप्ट रहता है छोटा सा. सर ये लिख क्यों नहीं रहे हम? बेटा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट तो हम दोबारा करने वाले कौन से इसमें? मेजरमेंट बेसिस में. तो वहां पर हो जाएगा. इज दैट ओके? अच्छा कॉन्जर्वेटिज्म क्या है सुन लीजिए. कॉन्जर्वेटिज्म लिख कर ले लीजिए. कॉन्जर्वेटिज्म लिख कर ले लीजिए. recognize all probable gains, all probable losses, recognize all probable losses, recognize all probable losses, क्या बोला बेटा मैंने? recognize probable losses but ignore probable gains. But ignore what? Probable gains. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को ऐसा लगता है इस क्लास में कि वो सीए फाउंडेशन में पास हो जाएंगे? हाथ ऊपर करो. कितने बच्चों को लगता है कि वो, ये बच्चे ने बाजू बाजू में देखा फिर बोले हाथ ऊपर करती हूँ. कितने बच्चों को तुझे अभी भी डाउट है? कितने बच्चों को लगता है कि वो पास हो जाएंगे? हाथ ऊपर करो, बिंदास ऊपर अच्छे से. गुड. सो कोई है जो जिसको लगता है कि वो पास नहीं होगा? हाथ नीचे कर लो. गुड. अब मैं प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं, बट प्रैक्टिकल सवाल पूछने के पहले एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं. तो फिर घर में जाके मम्मी पापा को रिजल्ट बता दो. रिजल्ट बता दो ना. आया नहीं मतलब क्या? बोल दो मम्मी पापा को, मम्मा मैं पास होने वाली हूं. क्योंकि तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो. तो जो प्रोबेबल गेन है उसको तुम क्या करते हो? इग्नोर करते हो ना. यू डोंट शो योर प्रोबेबल गेन, बट लॉस हुआ तो बताना पड़ेगा. समझे कि नहीं? प्रोबेबल गेन मतलब कोई फायदा होने वाला है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है. तो अगर मान लो कि तुम्हारे बुक्स में इन्वेंट्री बढ़ी है या तुम्हारे बुक्स में बेटा गोल्ड पड़ा है, आप भाव एकदम से बढ़ गया,
तो तुम उसका गेन नहीं बता सकते। सर ये तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जैसा ही है, बिल्कुल है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। डेटर्स पता है, डेटर्स, डेटर्स मतलब जिनसे पैसा आना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या सभी डेटर्स से पैसा आता है क्या? कुछ लोग पैसा डुबाते हैं क्या? दोस्तों को तो पता ही है, एक दोस्त दूसरे दोस्त का पैसा डुबा देता है, डुबाता है क्या नहीं डुबाता है? यहां पर बैठे हुए क्लास में बच्चों के, मुझे बताओ कितने बच्चों के पैसे डूब गए? वो शिट, इतने कम लोगों के डूबे? डूबे है ना पैसे। सो राजा बेटा जी, जो पैसे डूबते हैं, हर एक व्यवसाय में पैसे डूबते हैं, तो उसके बेसिस पर हम कुछ प्रोविजन करते हैं, आरडीडी। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बट हम हमारे प्रोबेबल लॉसेस को पहले ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। लेट मी एक्सप्लेन यू। कितने के घर में ये ऐसी लाइट लगी हुई है? जो ऐसी लाइट मतलब क्या बोलते हैं इसको? पीओपी नहीं रे मेरी माँ, पीओपी पीओपी पीओपी। अरे अम्मा, पीओपी लाइट कैसे हुई है यार? क्या बोलते हैं इसको? एलईडी लाइट लगी है। कितने के घर में सीएफएल के बल्ब है? सीएफएल रहते हैं ना क्या, वैसा ऐसा व्हाइट। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से कितने लोगों ने ये पता है कि उनको गारंटी दी गई थी 2-3 साल की, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ला कर दो, और तुमने जाके उसको चेंज कराया? वाह, तुमने मतलब तुम्हारे घर वालों ने चेंज कराया। वाह, तो मतलब मैं जो बोल रहा हूं, मैं मार्केट की रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं। अब मेरे रसगुल्ले बच्चों, जिस व्यक्ति ने वो ट्यूबलाइट्स बेची थी और उसने गारंटी दिया था कि 3 साल की गारंटी, कुछ भी हुआ तो वापस रिटर्न करके मिलेगा, उस पर डेट लिख कर देते थे, हाँ या ना? अब रसगुल्ले बच्चों, तुम कॉमन सेंस लगाओ। मैंने इन द ईयर 2023 में बेचा, बट मैं 3 साल की गारंटी दे रहा हूं, राइट? तो 2026 तक की गारंटी दे रहा हूं। अपने दिल से पूछो, क्या कुछ रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? कितने लोगों को लगता है एक भी ट्यूबलाइट रिटर्न नहीं आएगी? जिन्होंने भी बेचा बोलते हैं कि एक भी रिटर्न नहीं आएगा, एक भी सीएफएल। ऐसा कोई है बच्चा इधर? कुछ तो रिटर्न आता है। अब बेटा जी, वो रिटर्न कब आएगा वो नहीं पता, बट वो आएगा, और उसके लिए क्या किया जाता है? एस्टिमेट, और एस्टिमेट कर प्रोविजन फॉर वारंटी किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोविजन फॉर वारंटी। ये कौन से प्रिंसिपल से किया? कंजर्वेटिज्म। ट्रांजैक्शन नहीं है, रिकॉग्नाइज प्रोबेबल लॉसेस, क्योंकि वारंटी में आपको पैसा वापस या फिर आपको उसको रिपेयर कर देना पड़ेगा ना गारंटी में, से यस और नो। सो रिकॉग्नाइज प्रोबेबल लॉसेस बट इग्नोर प्रोबेबल गेन्स। ये क्लासिक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, बचपन से सुंदर सुंदर टीचर ने ऐसे कुछ कुछ करके आपको सिखाया था। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये S2 में भी बोला गया। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, क्यों? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। डू नॉट रिकॉग्नाइज प्रोबेबल प्रॉफिट, बट लॉस है तो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लो। से यस। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखोगे आप? सो मान लो मेरे पास एक ऐसा कोई एक स्टेटमेंट है। क्या है मेरे पास? ऐसा कोई एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, यस। कंजर्वेटिज्म को अभी मैंने ब्रीफ में ही पढ़ा है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट राइट नाउ। ये देखो, ये मैंने ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट बनाया, अकाउंट है ही नहीं, स्टेटमेंट है। इसके अंदर मैंने लिखा कि मैंने 10,000 का माल खरीदी किया। कितने यूनिट खरीदी किया? 10,000 यूनिट या 1,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है। मैंने सेल किए 600 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹12। सो बेटा जी कितना आ गया? 7,200। अब राजा बेटा जी, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं, सो क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट होगा, और मान लो उसकी कॉस्ट है 10। ये क्या है? उसकी कॉस्ट। और मान लो 400 यूनिट का मार्केट प्राइस है, मतलब बचे हुए यूनिट खराब हो गए, टाइम पर बिक नहीं पाए, इसीलिए कॉस्ट 10 में लिया, बट अभी हमको पूरा बेचना था, हम बेच नहीं पाए। अब वो माल सस्ते दाम पर ही बेचना पड़ेगा। कितने रुपए? 8। तो मुझे एक बात बताओ, अब ये लॉस तो तय है ना। गणपति की जो हम मूर्तियां बनाते हैं, अगर गणपति के फेस्टिवल में बिक गई तो ठीक है, नहीं बिकी तो कॉस्ट के ऊपर बिकेगी, सेलिंग प्राइस पर बिकेगी, या कॉस्ट के नीचे की सेलिंग प्राइस पर बिकेगी? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। सो अब आप मुझे बताओ, क्या उसमें वो जो सेल हुआ है उसको तो सेलिंग प्राइस पर दिखा देंगे क्योंकि वो सेल हुआ है, बट जो बच गया उसको कॉस्ट पे दिखाना कौन सी अक्लमंदी है, जब आपको पता ही है कि वो लॉस होने ही वाला है।
सो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को कैसे दिखाया जाता है? एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर. हम कॉस्ट पर नहीं दिखाएंगे, किस पर दिखाएंगे? मार्केट प्राइस. नाउ 400 इंटू 8 3200. अगर लॉजिक लगाओगे, कॉमन सेंस वाला लॉजिक, तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था 600 इंटू रुपीज 2 और मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था 1200. हाँ या ना? बट आप देख लो मेरा प्रॉफिट 1200 नहीं हुआ है, क्योंकि बेटा जी 7200 प्लस 3200 माइनस 10,000 मेरा प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 400. तो मैंने क्या बोला? रिकॉग्नाइज प्रोबेबल लॉस एंड इग्नोर प्रोबेबल गेन. तो मैंने क्या है कि जो लॉस है उसको रिकॉग्नाइज किया 2 रुपए का, क्योंकि जब मैं उसको 8 रुपीज में लिख रहा हूं, व्हेन आई एम राइटिंग इट एट 8 रुपीज, आई एम कंसिडरिंग 2 रुपी ऑफ लॉस. से यस. सो ये कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट से आता है? कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म सेज व्हाट? रिकॉग्नाइज प्रोबेबल लॉसेस बट इग्नोर प्रोबेबल गेन्स. हैप्पी? यस. शैल वी गो अहेड? वाह 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 कोंडवा जी, क्या जोरदार काम करते हो आप. कहां सीख क्या है? तुम काजीरंगा जाओ. तुम्हें पता है काजीरंगा में क्या है? काजीरंगा में हिप्पोपोटामस है. वहां पर जब हिप्पोपोटामस ऐसे करके आ करके करता है पूरा मुंह खोलकर, तो उनकी फोटो निकालते हैं. यू विल ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ मोमेंट. ये भाई ये आ गया क्या? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर. ये कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस से आता है. एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. यस और नो? राजा बेटा जी, कंजर्वेटिज्म को मैं अभी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कंजर्वेटिज्म हम वापस आगे डील करेंगे जब कभी भी हम इन्वेंटरी टॉपिक को करेंगे. तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है. कंजर्वेटिज्म मतलब रिकॉग्नाइज प्रोबेबल लॉसेस बट डोंट रिकॉग्नाइज प्रोबेबल गेन्स. वाओ बेटा जी, अभी एक और प्रिंसिपल है मेरे पास, उस प्रिंसिपल का नाम बता देता हूं मैं. क्या बोल रहे तुम? ए बंद हो जा. मटेरियलिटी नहीं भाई, डिस्क्लोजर. कहां है डिस्क्लोजर? हाँ, एक हमारे इसमें है ना, जब मैं इंडेस पढ़ने जाया करता था तो एक बहुत भारी आदमी आया था. तो उसने पूछा था उस जमाने में, व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन अकाउंट्स एंड मलिका शेरावत. हमारे जमाने की मलिका शेरावत हीरोइन थी. तुम्हारे लिए आज की कौन सी हीरोइन है? कौन है आइटम गर्ल? कौन? मुझे अभी की हीरोइन नहीं पता कौन है. ठीक है, व्हाटएवर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन, मैं बोल रहा हूं अभी, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अकाउंट्स एंड दिशा पटनी. मैं सीरियस नोट पर पूछ रहा हूं. व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन, अबे जोक चल रहा है यार, क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन, हाँ बोथ डिस्क्लोज अ लॉट. सो अकाउंट्स एंड दिशा पटनी, ये जोक मारा हुआ था, राइट? सो बोथ डिस्क्लोज अ लॉट. सो व्हाट इज द रिलेवेंस? अकाउंट्स में ऐसा रूल है भाई साहब कि, मुझे एक बात बताओ, तुमने कौन से कंपनी के शेयर्स खरीदे? सर कौन सा बंदा था वो? कौन सी कंपनी? हाँ टीसीएस. तो बेटा जी अब टीसीएस में तू कभी उस कंपनी में गया? गया? कब गया? तो जाने देते क्या वहां पे? गया कभी? इधर हिंजवाड़ी में चले जाए एक बार, बोला मैं ओनर है इस कंपनी का, मेरे पास शेयर है, मैं ओनर है. शेयर होल्डर सर ओनर है, सर नो. सो यू गो, तेरे को वॉचमैन वहां से नहीं भगाया ना, तो याद बताना. और थोड़ा सा कोशिश कर ले, मारते मारते भगाएगा और पुलिस में कंप्लेन कर देगा, तू कहीं का ओनर नहीं है साले. सो बेटा जी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं करूं कैसे? मुझे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर ही करना चाहिए. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही करना है तो राजा बेटा जी हर चीज की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो. सो डिस्क्लोजर क्या होता है? एक शब्द होता है रिकॉग्नाइज्ड, मतलब एंट्री करो, और एक शब्द होता है डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर मतलब एंट्री मत करो, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओ. नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओ मतलब क्या होता है कि बेटा जी कल सभी लोगों को एक होमवर्क है, सभी लोग टीसीएस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर लेकर आएंगे. क्या करके लाओगे? टीसीएस. उसमें बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट और ये सब चीजें है ना, तुमको बताऊं मैक्सिमम 10 पन्नों की है, बट जब तुम उसके नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ोगे दैट विल रन इन 20, 40, 50 पेजेस. सो व्हाट इज डिस्क्लोजर? अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने इस छोरी की गारंटी ली है कि राइट, कि अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा. तो इस छोरी ने पैसा लिया है संतोष से. इस छोरी ने पैसा लिया किससे? संतोष से. और मैं क्या बोल रहा हूं, डेढ़ होशियार, कि अगर ये छोरी पैसा नहीं देगी तो संतोष मैं दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं. ऐसा बैंक में होता है ना. अब मुझे बताओ पैसा किसको मिला? छोरी तेरा नाम क्या है? मुझे बताओ पैसा किसको मिला? तनिष्का को. पैसा किसने दिया? संतोष ने. एंट्री कौन करेगा? संतोष और तनिष्का.
मेरा क्या रोल है? मैंने तो एक साइन कर दिया, इसने पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा, से यस और नो? बेटा जी बट ये मेरी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, कल को इसने पैसा नहीं दिया तो इस आदमी को देख रहे हो मोटे सांड को, या आकर पकड़ लेगा मेरे को ऐसा ऐसा करके, राइट? फिर मैं क्या करूंगा? मेरी जान बचाऊंगा कि पैसे दूंगा? पैसे देना पड़ेगा ना, कि जान को जान दे, नहीं पैसा देना पड़ेगा ना। सो राजा बेटा जी जब मैं इसको पैसा दूंगा तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरी वो सिग्नेचर के वजह से एंट्री तो नहीं हो सकती मेरे बुक्स में, क्योंकि ना मेरे पास पैसा आया ना पैसा गया है, कोई मनी मेजरमेंट नहीं है, बट इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सो डिस्क्लोज कहां करना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। जल्दी से इंग्लिश में बोल के बताओ, क्या करना पड़ेगा? बेस्ट है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? डिस्क्लोजर। सो डिस्क्लोजर क्या क्या करना होता है? अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन है, काहे चिंता करते हो पांडे जी, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें पता है ये है सारे बेयर टेक्स्ट अकाउंट्स के। मैं आपको एएस का आनंद मेरी जो बुक है उसके बारे में बता दूं। ये देखो, ये AS2 स्टूडेंट्स कॉपी, ये दिख रहा है, ये डिस्क्लोजर्स, notes annexed and forming part of the standalone financial statement. Inventories are stated at lower of cost or NRV. Cost of raw material and component stores, spare parts and consumables and so and so. ये एक्चुअल रियल लाइफ की केस स्टडी है, और ये किसकी है? अशोक लेलैंड की। मेरे को ज्यादा जाकर उसमें डिटेल में पढ़ाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं डिस्क्लोजर क्या होता है। डिस्क्लोजर मतलब बेटा जी ये बैलेंस शीट में नहीं आता, इस तरीके से नोट्स दिए जाते हैं, सेस। और बेटा जी रिकॉग्नाइज मतलब ये जो एंट्रीज की हुई है ये रिकॉग्नाइज है। ये एक्चुअली क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में P&L अकाउंट में जो चीज दिखाई जाती है उसको शब्द क्या है? रिकॉग्नाइज। ओ अम्मा, उसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज। और डिस्क्लोजर माने कहां पे आता है? नोट्स टू अकाउंट। अच्छा, क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, ये सारी चीजें कहां पे दी जाती है राजा बेटा जी? यहां पर हर एक स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर्स क्या क्या देना है दिया हुआ है। मैं आपको एक काम करता हूं, इसका बैर टेक्स्ट भी ओपन करके बताता हूं, जो स्टैंडर्ड है वो। खुल जा छिमछिम। बेटा ये तेरे को नहीं समझेगा बाद में मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तेरे को मजा आ रही है, बट ये सुन ले। ये इधर क्या लिखा है? डिस्क्लोजर लिखा है क्या? अच्छा, ये कौन सा स्टैंडर्ड है बेटा जी? AS2। एक काम करते और एक स्टैंडर्ड ले लेते, AS10 PP। ये पिंटे लास्ट का क्लॉज रहता है ये डिस्क्लोजर। ये दिख रहा है क्या? इसके अंदर डिस्क्लोजर क्या क्या करने का है, ये सब चीजें लिखी हुई है कि इतनी सब चीजें डिस्क्लोज करनी है। तो तुम ये टेंशन मत लो क्या क्या डिस्क्लोज करना है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुमको पता चलते लग जाएगा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब उन चीजों के बारे में नोट्स लिखकर बताना, डिस्क्लोज करना। से यस। कभी कभी तुम वर्किंग नोट करते हो क्या? वर्किंग नोट अकाउंट्स में नहीं जाती है, बट डिस्क्लोजर देते हो ना, कैसे आया? वैसे ही ये भी डिस्क्लोजर्स है। सो डिस्क्लोजर्स हैव टू बी गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स, एंड व्हाट आर नोट्स टू अकाउंट्स, विल सी इट। से यस बेटा जी। अभी आज खेत के लिए क्षमा, प्रेम से बोलो AS है। यस, प्रेम से बोलो AS है। हाँ ये है ना, प्रेम से बोलो AS है। दिस इज द बुक विच आई हैव क्रिएटेड, एंड विथ प्राउड टू से दैट दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बुक ऑल ओवर इंडिया। फिर इंटर में आओगे तब बात करेंगे, अभी फाउंडेशन में नन्हे मुन्ने होते इतने से। तो अभी डिस्क्लोजर समझ में आ गया? तो डिस्क्लोजर क्या है ये बता दिए, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है ये नहीं पता तुमको, ठीक है? अच्छा सुनो ना, आई हैव गॉट सम, आई डोंट नो व्हाई आई हैव टू गो, बट आई हैव टू गो, आई हैव गॉट सम वर्क। मुझे कॉल आया घर से, आई जस्ट वाइंड इट अप, तो मुझे आज जल्दी छोड़ना पड़ेगा, आई हैव टू गो अर्ली, है ना? आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट, बाय बाय। ये टॉपिक खत्म हो गया। यस, कल कौन सा टॉपिक करेंगे? अच्छा, कल के टॉपिक को मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, साधारण कोई टॉपिक लेकर मैं शुरू करूंगा, ठीक है? ए भाई ये समझ में आ गया क्या टॉपिक? चलो बाय बाय। और अच्छा सुनो, अब इसका काम क्या करने का, सभी बच्चे इसके नोट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में जो नोट्स दिए हुए हैं, दोज नोट्स आर ग्रेट इनफ। आप उसके बेसिस पर समरी बनाकर इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से लिखना है डिसाइड कर रेडी कर रख लेना। अगर इसको बाद में करोगे तो नहीं होगा, अभी के अभी करोगे तो हो जाएगा खत्म। तो इसको लिखकर खत्म कर देंगे क्या? और इस सभी के एग्जाम्पल्स और जितने भी पावर पॉइंट में मैंने चीजें बताई सब के सब इसमें मैंने ब्रीफ में लिखकर दिया हुआ है। चैप्टर नंबर कौन सा गुड़िया? फर्स्ट है। फर्स्ट में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स है। समझे क्या भाई? चलो प्रेम से बाय बाय बोलो।